Assumptions of Fisher's Quantity Theory of Money, MCOM Final, EAFM, Monetary Policy और पेपर संख्या 207। और ये जो वीडियो है ये फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी की जो मान्यता है, अजम्पशंस है, उनको विस्तार से इसमें बताया गया है और पार्ट सेकंड है, यानी इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। और पार्ट जो फर्स्ट है जिसमें फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को विस्तार से समझाया गया है उसको भी आप देखिए, जिससे कि ये पार्ट सेकंड जो उसी विषय से संबंधित है इसको आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। और मैं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। फिशर की जो मान्यताएं हैं उनको समझने से पहले दोबारा से अपन फिशर का जो इक्वेशन है, जो कि पार्ट 1 वीडियो में विस्तार समझाया गया है, उसको आप जरूर देखना। अपन फिशर का इक्वेशन दोबारा समझते हैं। फिशर ने इक्वेशन दिया है PT = MV + M' P'। PT का अर्थ है मुद्रा की मांग और MV + M' का अर्थ है मुद्रा की पूर्ति। या इसको इक्वेशन को आगे विस्तार से बताया गया P = MV + M' V'/T। अब इस इक्वेशन में ये सभी जो दिया गया है इसका क्या अर्थ है इसको देखते हैं। P का अर्थ है सामान्य कीमत स्तर, जिसको अपन पहले समझ चुके हैं। T का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जिसका वैधानिक एवं साख मुद्रा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में लेन देन होता है। यानी T का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो देश में उपलब्ध है और जिसको कि लेन देन दोनों तरफ से, यानी वैधानिक मुद्रा द्वारा या साख मुद्रा द्वारा किया जाता है। M का अर्थ है एक निश्चित समय अवधि में प्रचलित वैधानिक मुद्रा। M' का अर्थ है एक निश्चित समय अवधि में प्रचलित साख मुद्रा। V का अर्थ है वैधानिक मुद्रा का चलन वेग और V' का अर्थ है साख मुद्रा का चलन वेग। अभी चलन वेग का क्या अर्थ है इसको अपन आगे जो है, जो अपनी स्लाइड्स आएंगी आगे, उसमें अपन इसको पूरी रूप से समझ लेंगे। फिशर ने कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच को अपने शब्दों में समझाया है। उनके अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्राय गलत व्याख्या की गई है, लेकिन फिर भी चेकों को ध्यान में न रखते हुए यह सिद्धांत सत्य है, क्योंकि मुद्रा की चलन गति तथा व्यापार की मात्रा के समान रहते हुए, यानी मुद्रा की चलन गति और व्यापार की मात्रा को समान रहते स्थिर मानते हुए प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहा है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर मुद्रा की मात्रा में हुए परिवर्तनों के अनुसार ही मूल्यों के स्तर में परिवर्तन होते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ता है, और अगर मुद्रा की मात्रा में कमी आती है तो कीमत स्तर में भी कमी आती है। इसको और तरीके से अगली स्लाइड्स में जो है ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य मूल्य स्तर में सीधा अनुपातिक संबंध है। अगर 25% मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो 25% मूल्य स्तर में भी वृद्धि होगी। देखिए जो पहला चित्र है इसमें क्वांटिटी ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच संबंध को दर्शाया गया है। O एक्स अक्ष पे मुद्रा की मात्रा, OY पे जनरल प्राइस लेवल। अगर देश का में मुद्रा की मात्रा OM है तो कीमत स्तर कितना है, OP है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़कर OM से बढ़कर OM1 हो जाती है, यानी इतनी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए 25% इंक्रीज हो जाता है क्वांटिटी ऑफ मनी में, तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी P से बढ़कर P1 हो जाता है, उसमें भी 25% इंक्रीज हो जाता है।
अगर मुद्रा की मात्रा में कमी आती है, m से घटकर m2 हो जाती है, तो सामान्य जो कीमत स्तर है उसमें भी अनुपातिक कमी आ जाती है, p से घटकर p2 हो जाता है। यानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध है। इसमें वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि, इसमें कमी, जनरल प्राइस लेवल में भी कमी। अब आइए दूसरा चित्र जो है, ये दूसरा जो चित्र है इसमें OX अक्ष पे दिखाया गया क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा, और OY पे वैल्यू ऑफ मनी दर्शाया गया है, यानी क्रय शक्ति दिखाई ये जो क्रय शक्ति क्या है, वैल्यू ऑफ मनी, ये पार्ट जो फर्स्ट का मेरा वीडियो उसमें आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उसको देखेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी का अर्थ यह है कि मुद्रा की एक इकाई से कितनी जो है वस्तुएं खरीदी जा सकती है। तो इसमें संबंध किस प्रकार से है, देखिए आप, अगर मुद्रा की जो मात्रा OM है तो कीमत स्तर, सॉरी, जो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कितना है, OP के बराबर, यानी जो क्रय शक्ति वो OP के बराबर होगी अगर मुद्रा की मात्रा OM के बराबर होगी। अगर मुद्रा की मात्रा OM से बढ़कर M1 हो जाती है तो क्रय शक्ति यानी वैल्यू ऑफ मनी जो P से घटकर P1 हो जाती है। अगर मुद्रा की जो मात्रा है M से घटकर M1 हो जाती है, M2 हो जाती है, सॉरी, M से घटकर M2 हो जाती है, तो जो क्रय शक्ति वैल्यू ऑफ मनी है वो P से बढ़कर P2 हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि मुद्रा की जो मात्रा है और जो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें किस प्रकार का संबंध है, विपरीत संबंध है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, वैल्यू ऑफ मनी में कमी, मुद्रा की मात्रा में कमी, वैल्यू ऑफ मनी में वृद्धि, ये विपरीत संबंध है दोनों में। सभी सिद्धांत कोई ना कोई मान्यता पर आधारित है, उसी प्रकार से फिशर सिद्धांत भी विभिन्न प्रकार की जो मान्यताओं पर आधारित है। और जो पहली मान्यता है कि मुद्रा की मांग, व्यापार की मात्रा स्थिर, इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के हेतु वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा T में परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी T, जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है, वो देश में स्थिर रहती है। क्यों स्थिर रहती है, इसको फिशर ने माना कि पूर्ण रोजगार की ये मान्यता है, देश में पूर्ण रूप से रोजगार है, इसलिए टी क्या है, स्थिर माना गया है टी को। दूसरी है, मुद्रा का चलन वेग स्थिर रहता है, वेलोसिटी ऑफ मनी स्थिर रहता है। और चलन वेग कौन कौन सा, चाहे वो साख मुद्रा का हो या वो वैधानिक मुद्रा का हो, यानी वी हो चाहे वो वी डैश हो, दोनों को स्थिर माना है फिशर ने। अब मुद्रा का चलन वेग का अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं। मुद्रा का चलन वेग, मुद्रा के चलन वेग का अर्थ यह है कि मुद्रा की इकाई का एक निश्चित समय में विनिमय के माध्यम के रूप में कितनी बार प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि 10 रुपए का नोट एक दिन में 10 बार विनिमय के रूप में प्रयुक्त होता है तो नोट 100 रुपए का कार्य करता है। यानी जितनी बार नोट एक निश्चित अवधि में प्रयोग में लाया जाता है वही उसका चलन गति है। अब चलन गति को, यानी मुद्रा की चलन गति को कौन कौन सी बातें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। मुद्रा की मात्रा, पहला है मुद्रा की मात्रा। अगर मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तो क्या होता है, चलन वेग क्या होता है, बढ़ता है। और अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है यानी अधिक होती है तो चलन वेग में कमी आती है। और किस प्रकार से मुद्रा का चलन वेग प्रभावित होता है यह आप इस स्लाइड से समझ जाएंगे। अगर देश में उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है तो चलन वेग में वृद्धि होती है, और अगर उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आती है तो चलन वेग में भी कमी आती है। आगे के स्लाइड में तरलता पसंदगी, यानी लोग जो हैं वो मुद्रा को
अपने पास रखना कितना पसंद करते हैं वो तरलता पसंदगी कहलाती है। अगर मुद्रा को कम अपने पास रखना पसंद करते हैं या अपने पास अधिक मुद्रा रखते हैं, ये चलन वेग को प्रभावित करती है। जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि अगर लोग मुद्रा को कम अपने पास रखना पसंद करते हैं यानी खर्च अधिक करते हैं तो चलन वेग में वृद्धि होती है, और अगर अपने पास अधिक रखते हैं यानी सेविंग करते हैं तो चलन वेग में कमी आती है। इसके अलावा चलन वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? साख मुद्रा का चलन वेग बैंकिंग विकास पर निर्भर रहता है। यदि बैंकिंग उन्नत अवस्था में है तो साख मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है, क्योंकि लोग विनिमय पत्रों, चेक, ड्राफ्ट आदि का गहनता के साथ प्रयोग करते हैं। अगर भविष्य में कीमतों का अनुमान, यदि लोगों को यह विश्वास हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी तो लोग अधिक वस्तुओं को खरीदना लगेंगे। मतलब लोगों को अगर ये पता चल जाए या यह अनुमान लग जाए कि भविष्य में वस्तुओं की सेवा बढ़ने वाली है तो मांग बढ़ेगी यानी खरीदने लग जाएंगे, तथा मुद्रा का चलन भी इससे क्या होगा? बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि कीमतों में घटने का अनुमान अगर है तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा, क्योंकि लोग कम खरीदेंगे। इसके अलावा चलन वेग किससे प्रभावित होता है? आर्थिक विकास दर से, लोगों के नगद उधार लेने की प्रवृत्ति से, ऋण सुविधा आदि से भी ये चलन वेग प्रभावित होता है। तो आप चलन वेग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। अब आते हैं फिशर सिद्धांत की क्या क्या मान्यता है, यानी कौन कौन से चीजों को स्थिर माना है फिशर ने। ये तीसरा है, दो अपन कर चुके हैं। सामान्य कीमत स्तर, पी को निष्क्रिय तत्व माना है। फिशर ने पी को निष्क्रिय तत्व माना है, या निष्क्रिय तत्व का अर्थ क्या है? परिमाण समीकरण की एक अन्य मान्यता की कीमत स्तर पी एक निष्क्रिय शक्ति है, अर्थात मुद्रा तथा अन्य तत्वों में होने वाले परिवर्तनों का कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो कीमत स्तर है उस पे वो किसी को प्रभावित नहीं करता है, वो निष्क्रिय है, वो स्वयं दूसरे तत्वों से प्रभावित होता है। फिशर लिखते हैं कि समीकरण में कीमत स्तर सामान्यतः एक निरपेक्षता निष्क्रिय तत्व है। यह स्वयं समीकरण में दूसरे तत्वों द्वारा निर्धारित होता है, परंतु दूसरे तत्वों पर स्वयं कोई प्रभाव नहीं डालता है। आगे चौथा है, वैधानिक एम मुद्रा तथा एम डैश साख मुद्रा का अनुपात स्थिर रहे, फिक्स्ड रेशियो ऑफ लीगल मनी एंड क्रेडिट मनी। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि वैधानिक मुद्रा व साख मुद्रा के बीच पाया जाने वाला अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात एम तथा एम डैश हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। जो वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा है वो एक निश्चित अनुपात में ही बने रहते हैं। अगर उसमें वृद्धि भी होती है तो निश्चित अनुपात में, कमी भी होती है तो निश्चित अनुपात में, ये फिशर की मान्यता है। आगे पांचवी है, वस्तु विनिमय के सौदे में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब बार्टर ट्रांजैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है या होता ही नहीं है। ये तो होता है तो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत तभी क्रियाशीलता होगा जबकि वस्तु विनिमय के सौदे में कोई परिवर्तन नहीं हो। यह सिद्धांत ये मानकर चलता है कि देश में वस्तु विनिमय प्रचलन में नहीं है, और यदि है तो इसके द्वारा संपन्न होने वाला व्यवसाय स्थिर रहता है। अब ये फिशर सिद्धांत की जो अपन ने मान्यताएं विभिन्न प्रकार की करी, यानी इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या जाना और अपन को क्या क्या जानकारी, फिशर जो इक्वेशन है वो पुनः अपन ने समझा। हालांकि वीडियो जो फर्स्ट है उसमें इसको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, वो आप जरूर देखना। और फिशर का जो सिद्धांत है वो पुनः आप बच्चों ने इसको समझा। मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं ये भी समझा आपने, और मुद्रा का चलन वेग का अर्थ क्या है इसको भी आपने पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जाना। चित्र द्वारा आपने ये भी समझा कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य में किस प्रकार का संबंध है, और चित्र द्वारा ये भी समझा कि मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध है, वैल्यू ऑफ मनी में क्या संबंध है। और फिशर सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं
उसको भी आपने पूर्ण रूप से आप समझ गए और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का यानी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।